ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर, मींस क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, तो बताइए भाई सबसे पहले क्लाइमेट चेंज क्या होता है, मतलब क्लाइमेट जलवायु कभी सुना है नाम? तो देखो जलवायु परिवर्तन, जलवायु का मतलब पहले जलवायु का मतलब समझेंगे हम, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम समझेंगे। ठीक, तो जलवायु का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना कि जैसे हमारे देश की, भारत की जलवायु जो है गर्म जलवायु है ना। बाहर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ठंडा है। ठीक है, ये तो पता होगा। अब जलवायु होती क्या है वो सुनो। जलवायु का मतलब ये होता है कि पहले तो यहाँ पर हमको दो क्राइटेरिया रखने पड़ेंगे, है ना। एक तो है लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन मतलब कि एक लंबा समय अंतराल, लंबा समय अंतराल। ठीक है, और दूसरी चीज मुझे यहां पर रखनी पड़ेगी कि लॉन्ग चेंज। ठीक है, मतलब कि कोई बड़ा परिवर्तन। अब देखो यहां पर जब भी मैं जलवायु की बात करूंगा तो मैं दो चीजों की बात करूंगा। पहली तो होगा मेरा कि मैं मौसम, और दूसरी बात करूंगा मैं जलवायु, मतलब कि वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट, मौसम तो समझते हो सब क्या होता है। जैसे कि मौसम हमने देखा है कि रोज चेंज हो जाता है, आज बारिश का मौसम बन गया यहाँ पर, कल अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, ये सब चीज़ें होती है। तो देखो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, या वेदरिक कंडीशंस या क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं सबके ऊपर हम बात करेंगे। अब देखो एटमॉस्फेयर में या मौसम में क्या क्या चीज़ें होती है। पहला होता है टेम्परेचर, है ना, तापमान बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। दूसरी इसकी कंडीशन जो होती है वो होती है कि मॉइस्चर, है ना, या ह्यूमिडिटी, मतलब कि नमी। अब नमी वातावरण में बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर तीसरा जो है, तीसरा इसके अलावा मैं क्या इसमें लिख सकता हूं कि कभी बारिश हो सकती है, कभी क्लाउडी सीजन हो सकता है ना, कभी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो चेंज हो सकता है। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है, दाब। तो देखो भाई जलवायु का मतलब ये है कि किसी लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए, है ना, अगर किसी बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में, जैसे कि मैं बात करूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश की मैंने बात की या फिर पूरी कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि अगर मैं पूरे टेम्परेचर की अगर मैं बात करूंगा तो पूरे भारतवर्ष का जो तापमान है ना, उसको मैं किसके अंदर लिखूंगा, जलवायु के अंदर। और अगर मैंने सिर्फ किसी स्पेसिफिक प्लेस का अगर मैंने टेम्परेचर की बात करी तो वो किसके अंदर लिखूंगा मैं, वेदर के अंदर, मौसम के अंदर। ठीक है, मतलब किसी बड़े स्थान के लिए अगर मैं वातावरणीय परिस्थितियों की बात करूंगा तो वो क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। ठीक, और अगर वही चीज मैं छोटे किसी स्थान के लिए करूंगा तो वो क्या कहलाएगी, मौसम। मतलब अगर मैंने कहा कि भाई इंदौर का तापमान आज मान लो 23 डिग्री है ना, तो वो मैं क्या बता रहा हूं, उसका मौसम है वो। ठीक है, इंदौर में आज बारिश हो गई तो वो भी क्या है, उसका मौसम है। पर अगर मैं बहुत बड़े पूरे भारत की बात करूं या पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं कि मध्य प्रदेश का तापमान जो है वो इतना है, ठीक है, अब ये इसमें एक और चीज यहां पर हमको जोड़नी पड़ेगी कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, चेंज भी होना चाहिए, और साथ में एक और चीज यहां पर जोड़ दो कि जो प्लेस है वो भी कैसा होना चाहिए, यहां पर बड़ा होना चाहिए, बिग प्लेस, बहुत ही बड़ा स्थान की हमको बात करनी चाहिए। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, वातावरण में नमी, ठीक है, वातावरण में दाब, इन सभी चीजों की अगर मैं इन तीनों कैटेगरी में बात करूंगा, मतलब किसी बड़े स्थान के लिए, लंबे समय अंतराल के लिए, और तीसरा चेंज भी जो उसमें हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है, कुछ ऐसा चेंज होगा जिससे सारी ह्यूमिडिटी को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सारी जो भी वहां के रहने वाले लोग हैं उन सभी का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, इसको तो आप छोड़ भी दो भले ही, तो ये दो मेजर जो फैक्टर है इसको आपको ध्यान रखना है कि स्थान बड़ा हो और समय अंतराल कैसा हो, बड़ा हो। अब कितना समय अंतराल, तो जलवायु के लिए कम से कम है ना 30 से लेकर के हम 50 साल तक की हम बात करेंगे, कम से कम। मतलब कि जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की जलवायु है ना, या इसका जो एवरेज टेम्परेचर है मध्य प्रदेश का मान लो 20 डिग्री है। ठीक है, अब आने वाले 50 सालों तक ये तापमान बदलेगा नहीं,
मतलब एवरेज टेम्परेचर मध्य प्रदेश का कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। अगर वो चेंज होता है तो मैं उसको कहूँगा कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो क्या कहूँगा कि जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जलवायु के लिए जब भी हम बोलेंगे, जलवायु शब्द का मतलब ये है भाई, उसमें दो चीज़ें तो आपको दिख ही रही है ना, जल और वायु। जल से मतलब क्या हो गया, बारिश वगैरह की बात हो गई, और वायु से मतलब क्या हो गया, हमारा पूरा एयर हो गया, है ना। तो जल और वायु का परिवर्तन, यही क्या होगा, जलवायु परिवर्तन। हम बोलते हैं ना कि हवा पानी बदल जाएगा, थोड़ा सा कोई बीमार हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि हिल स्टेशन पर चले जाओ, हवा पानी बदलेगा तो ठीक हो जाएगा। हवा पानी का मतलब क्या है, जलवायु, जल और वायु, है ना। तो जलवायु क्या है, जलवायु किसी बड़े स्थान की लंबे समय अंतराल में होने वाली वातावरण की परिस्थितियों को ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है। ए बिग प्लेस और लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में होने वाले जो चेंजेस हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन। और उन चेंजेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, टेम्परेचर मतलब तापमान हो सकता है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी हो सकती है, और प्रेशर मतलब कि यहां पर दाब, हवा का दाब हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही थी। चलो अब हम दोनों तरफ की कंडीशंस की, थोड़ा सा मौसम की और जलवायु की, दोनों की मैं तुलना कर देता हूं आपके सामने, है ना। तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मौसम और जलवायु दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं लिखता हूं मौसम, ये रहा मौसम और ये रहा जलवायु, मतलब वेदर और क्लाइमेट। तो देखो मौसम, पहली एक चीज जो इनमें समान है वो क्या है कि इन सभी में, इन दोनों में हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे, है ना, प्रेशर की बात करेंगे, आर्द्रता की बात करेंगे, मतलब ह्यूमिडिटी की बात करूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर और क्या बात कर सकता हूँ, है ना, बारिश वगैरह की बात कर सकता हूँ, क्लाउडी सीजन की बात कर सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। तो देखो मौसम का मतलब कि छोटा सा स्थान, है ना, मतलब कि स्मॉल प्लेस, स्मॉल प्लेस की बात करूंगा मैं, छोटे स्थान की, ठीक है। और यही चीज इसमें क्या हो जाएगी, बड़ा स्थान, मतलब कि बिग प्लेस की बात करूंगा, बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए इसके लिए, जलवायु को मापने के लिए, है ना। बड़ा स्थान जैसे कि कोई प्रदेश हो सकता है, हमारा मध्य प्रदेश हो सकता है, या पूरा भारत हो सकता है, या पूरी दुनिया भी हो सकती है, ठीक है। फिर दूसरी बात इसमें क्या करूंगा, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि छोटा समय अंतराल। छोटा समय अंतराल का मतलब कि मौसम जो है दिन पर दिन बदल सकता है, बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। मतलब कि इसमें एक और चीज में क्या लिख सकता हूं, डे टू डे चेंज हो सकता है, ये डे टू डे इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। स्मॉल टाइम ड्यूरेशन मतलब कि 24 घंटे में या 12 घंटे में या 1 घंटे में भी मौसम क्या हो सकता है, पूरी तरीके से बदल सकता है। पर जलवायु में ऐसा होगा क्या, जलवायु में ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। जलवायु कितने दिन में बदलेगी, इसमें लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन चाहिए हमको, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन मतलब कि लंबा समय अंतराल, ठीक। और इसमें कितना टाइम लगेगा, कम से कम मैं बता रहा हूं 30 से 50 साल, इतने समय में जलवायु परिवर्तित होती है नेचुरली। और अभी मैं आगे बताऊंगा कि नेचुरली और आर्टिफिशियली कैसे होती है। तो ये मेजर जो 3 चीज़ें हैं, ये मौसम में और जलवायु में, इन दोनों में अंतर हो सकता है, ठीक है। तो किसी बड़े स्थान की, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको याद रख लेना, किसी बड़े स्थान, बहुत बड़े स्थान में, है ना, और बहुत लंबे समय के बाद जो भी वातावरण की परिस्थितियों में, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। बात समझ में आ गई। और यही चीज़ छोटी जगह के लिए होगी तो उसको क्या कह देंगे, मौसम कह देंगे, ठीक, क्लियर। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे की बात करता हूं मैं, ठीक। अब ये बताइए कि जलवायु परिवर्तन जो है हमारा, जलवायु परिवर्तन से क्या नुकसान है हमें, या जलवायु परिवर्तन के लिए हम इतना जो शोर क्यों मचता है हर जगह पर कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, और फिर उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये नोट कर लिया सबने। चलो तो देखो भाई, जलवायु परिवर्तन से जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे देश के अंदर हो रही है। पहली चीज़, पूरी दुनिया की मैं बात करूँ तो जलवायु परिवर्तन से क्या क्या हो सकता है। आज के टाइम पर आप देखोगे कि पूरा जो एटमॉस्फेरिक का जो कंडीशंस है वो सब डिस्टर्ब हो चुकी है। जैसे कि आज अभी इस समय गर्मी का मौसम होना चाहिए था, पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है,
क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे देश का या पूरी दुनिया का, ठीक। जब बारिश होनी चाहिए थी तब क्या होगा, गर्मी पड़ेगी, है ना। ठंड के मौसम में भी बारिश हो जाती है। तो ये सब जो डिफरेंस आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इस तरीके का जो रोज का जो हमारा मौसम है वो भी क्या होगा, बदलेगा, है ना। एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होगी। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होगी तो क्या होगा, हम लोग को ट्रबल होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। जैसे आज मान लो लोगों की फसल कटने वाली है ना, गेहूं कटने वाले हैं या कट चुके हैं, खेतों में पड़े हुए हैं, पानी आ गया तो क्या हो जाएगा, उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर से वही हमारी जो पूरी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा, फिर से महंगाई बढ़ेगी, है ना। तो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक छोटे से मौसम के परिवर्तन से हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही बदलाव होगा, पूरी इकोनॉमी में, है ना, पूरे देश के अंदर हर सेक्टर में उसका फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही। तो इसी वजह से क्लाइमेट चेंज को जो है रोकने के लिए गवर्नमेंट कई तरीके के प्रयास करती रहती है, ठीक है। अब प्रयासों के बाद भी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होना धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, पहले चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि क्लाइमेट चेंज होता क्यों है या कितने तरीके से होता है ना। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो 2 तरीके से होता है। क्लाइमेट चेंज की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब मैं चेंज की बात करूं तो 2 तरीके से होगा। एक तो होगा नेचुरल क्लाइमेट चेंज, नेचुरल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरा होगा बाय ह्यूमंस, ठीक है, मतलब मनुष्यों द्वारा, ठीक है। मनुष्य तो ऐसा प्राणी जिसको भगवान बना के पछता रहा है ना, कि भाई मैंने आखिर क्यों बनाया, क्योंकि क्या कर रखा है उसने, सारी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है, सारी जो रिसोर्सेस है उन पर जो है बहुत ही उनका दुरुपयोग कर रहा है, और साथ ही में जलवायु जो क्लाइमेट है उस पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। तो पहले मैं बात करूंगा नेचुरल क्लाइमेट चेंज, मतलब कि प्राकृतिक रूप से जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब देखो, चेंज प्राकृतिक भी होगा और चेंज ह्यूमन के थ्रू भी होगा, पर हमारे लिए हार्मफुल कौन सा है, ह्यूमन बीइंग वाला, ठीक है। नेचुरल जो चेंज हो रहा है वो हार्मफुल है क्या, नहीं है। पर आपका जो ह्यूमन के थ्रू हो रहा है, मनुष्यों के द्वारा हो रहा है, वो परिवर्तन कैसा है, हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही तेज गति से हो रहा है। जैसे मान लो नेचुरल अगर क्लाइमेट चेंज होता तो 100 साल में पृथ्वी तापमान जो है 1 डिग्री के आसपास जो है इधर उधर होता, ठीक है। अब जो काम 100 साल में होना था वो मनुष्य कितने साल में कर देगा, 5-10 सालों में ही कर देगा। तो उस वजह से क्या होगा, 100 साल में तो वो 10 डिग्री बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी वजह से जो नेचुरल है वो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू चेंजेस हो रहे हैं, है ना, उस वजह से क्या होगा, उस वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो तेजी से चेंज होगी, और अगर तेजी से कुछ भी चेंज होता है तो क्या होगा, दिक्कत होगी, है ना। चलो, तो पहले मैं एक एक करके नेचुरल जो चेंज होते हैं किस प्रकार से उनके बारे में आपको बताता हूं। नेचर का मतलब प्रकृति अपने आप पृथ्वी या किसी देश की या किसी प्रदेश की जलवायु को नियंत्रण रखती है ना, कंट्रोल रखती है। अब उसमें चेंज किन किन वजहों से हो सकता है, तो देखो सबसे पहला रीजन लिखो। इसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका कि जो हमारे महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीपों का के खिसकने की वजह से, मतलब कि शिफ्टिंग की वजह से, किसकी वजह से, शिफ्टिंग की वजह से, ठीक है। कैसे शिफ्टिंग की वजह से, इसको जरा ध्यान से समझो कि महाद्वीपों के खिसकने से, मतलब कि जो आपके कौन कौन से महाद्वीप है बताओ जरा, चारों ओर से जो जल से घिरा उसको क्या कहेंगे, महाद्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है भाई, आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, ये मान लो छोटा सा आइलैंड है, इसके चारों तरफ पानी है, तो ही तो इसको आइलैंड कहोगे ना तुम। अब ये क्या हो गया, महाद्वीप हो गया, मतलब बहुत बड़ा जगह है जो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई। जैसे मान लो अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा एरिया है ना, अब पूरा देश है वो। अब उस देश में वो देश कैसा है, चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम उसको महाद्वीप कहेंगे। अब पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है ना। एशिया, इसने नाम बताई दी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे कि इनके खिसकने से हमें पता है कि जब अर्थ बनी थी तब से लेकर के अब तक क्या हो रहा है, सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब इनके लगातार मूवमेंट हो रहा है। देखो अर्थ पर क्या है, मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये मेरी अर्थ है,
है ना। अर्थ पर तो पूरा पानी भरा हुआ है, 70% हिस्से पर क्या है, पानी है, ठीक है। अब शुरू में जब अर्थ बनी थी, है ना, आज से कई अरब साल पहले, उस समय में क्या होता था कि जो जितने भी आपके ये जो महाद्वीप है ये सब जुड़े हुए थे, है ना, मतलब कि पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था। बात समझ में आई। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब आपस में कैसे थे, जुड़े हुए थे। ऐसा साइंटिस्ट लोग बताते हैं उनके अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू, है ना। अब एक्चुअल में ऐसा था कि नहीं था वो तो किसी को नहीं पता, पर जो अध्ययन है उनका, जो स्टडी है, उसके बेसिस पर वो बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा था। पहले कैसा था कि ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और केवल एक ही महाद्वीप था बहुत बड़ा, बाकी की पूरा क्या था, समंदर। मतलब एक ये पूरा एक महाद्वीप है इस तरीके से, और बाकी का पूरा क्या है, आसपास में समंदर है, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग होना शुरू हुए, है ना। नेचुरल फिनोमिना है, एक दूसरे से अलग हुए, टूटे, और पहले 2 टुकड़े हुए, फिर 4 हुए, और आज क्या हो गए, 7 टुकड़े हो गए। अब 7 टुकड़े होने के बाद भी वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं अभी, मतलब कि शिफ्टिंग उनकी लगातार चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। भाई समुंदर है, पूरा पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, फ्लोटिंग कर रहे हैं। अब फ्लोट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। अब दूर दूर जाने की वजह से कई सारे चेंजेस होंगे, क्या क्या होंगे मैं बताता हूँ। देखो जरा, मान लो पहले ये एक महाद्वीप था, अब 1 से ये 2 हो गए, 1 से ये कितने हो गए, ये 2 हो गए, ये देखो ये 2 बन गए, क्लियर। अब 2 जैसे ही बनेंगे तो क्या होगा कि समुंदर बीच में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। पहले तो समुंदर सिर्फ चारों तरफ ही था, अब समुंदर बीच में आ जाएगा। अब जो लोग यहाँ पर रहते थे, है ना, उनके लिए तो समुंदर था नहीं। मान लो उस समय लोग रहते थे, उस समय तो कोई रहता नहीं था, पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो जो लोग यहाँ पर रहते थे उनने तो कभी समंदर देखा नहीं जीवन में, पर अचानक क्या हुआ, उनके पास समंदर आ गया, है ना। आ गया कि नहीं आ गया। जैसे ही पानी अंदर आता है तो पानी के साथ साथ सारी एक्वेटिक लाइफ भी आ जाएगी, समंदर में रहने वाले जीव जंतु आ जाएंगे। अब अगर समंदर में रहने वाली एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर आ गई तो लोग जो है उनको खाना भी शुरू कर देंगे, मतलब कि उनका खान पान चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पानी वहाँ पर आएगा तो वहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही पानी वहाँ पर आएगा तो वहाँ के जो क्रियाकलाप, मतलब उनके जो डेली के जो काम है ना, उनके जो बिजनेस है वो चेंज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इस तरीके से देखोगे तो एक चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, है ना, फिर बारिश का जो हवाएं जो चलेंगी वो भी कैसी होगी, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। केवल किसकी वजह से, ये 1 के 2 होने की वजह से। मतलब कि ये क्लाइमेट में क्या करेगा, धीरे धीरे चेंज करेगा। और हमें मालूम है कि क्लाइमेट में जो चेंज होगा वो धीरे धीरे ही होगा, सडनली तो कुछ नहीं होने वाला है, और वो इतना धीरे होता है नेचुरल कि हमको वो फील भी नहीं होता है, ठीक है। या फिर यूं कहे कि हम भी उसके साथ साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। भाई जैसे मान लो इंदौर का तापमान जो है 40 साल बाद 1 डिग्री बढ़ने वाला है, तो अब उसको अडॉप्ट करने में मुझे कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। शरीर आसानी से उसके अनुकूलित हो जाएगा। अगर एकदम से चेंज होगा, मान लो आज तो 23 डिग्री टेम्परेचर है और कल जो है टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री हो जाए, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, होगी। क्योंकि अभी तो हमने कूलर भी नहीं निकाले हैं, तो उनको भी तो निकालना पड़ेगा, घर पे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अचानक कोई तापमान परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और नेचर जो करती है वो कैसे करती है, धीरे धीरे आराम से करती है। तो ये जो महाद्वीप के खिसकने की वजह से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, वो भी कैसा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, और इसी वजह से हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और कैसे हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ये 2 हुए, 2 के बाद कितने होंगे, 4 होंगे, 4 के बाद 6 हुए, फिर 6 के बाद 7 हो गए। अब 7 होने के बाद भी क्या हो रहा है, मान लो ये 7 महाद्वीप है। अब ये 7 महाद्वीप क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं अभी भी, है ना। तो दूर जाने की वजह से भी क्या होता है, उनमें कई सारे चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से लेकर के और उनकी इकोनॉमी तक, है ना। तो पहला जो रीजन है हमारा सबको समझ में आया कि महाद्वीपों के खिसकने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्टिंग से किस तरीके से जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक। अच्छा, फिर जब ये प्लेट खिसकती है तो चूंकि ये पूरी जमीन है ना, तो जैसे ही जमीन ये बीच में से टूटेगी, है ना, तो टूटेगी तो क्या होगा कि अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, या भूकंपों का आना, अर्थक्वेक आ सकता है। भाई इतनी बड़ी मात्रा में जब शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, भूकंप भी आ सकता है, ज्वालामुखी भी फट सकते हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, ठीक। चलो, तो ये हो गया पहला रीज़न हमारा। अब दूसरा देखो, जलवायु परिवर्तन का दूसरा कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन का जो दूसरा कारण है वो हम लिख सकते हैं वॉल्केनो का इरप्शन, मतलब कि ज्वालामुखियों का फटना। क्या लिख सकते हैं, ज्वालामुखी का फटना,
ज्वालामुखी का फटना मतलब कि वॉल्केनो इरप्शन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे ही ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने से क्या होता है वातावरण में, देखो जरा इधर कि मान लो ये ज्वालामुखी है ना, ये इस तरीके से जैसे ये फटा, ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलता है बताओ जरा, है ना, लावा निकलेगा, लावा निकल गया, और क्या निकलेगी, गैसेस, है ना, हार्मफुल गैसेस निकलेंगी बहुत सारी। उसके बाद में धुआं निकलता है, स्मोक, स्मोक भी गैस ही मान लो एक तरीके से, ठीक। उसके बाद में क्या निकलती है, डस्ट, है ना, और जो ऐश है, राख है, वो भी निकलती है, उसी को धूल मान लेते हैं हम, जो राख है वो निकल रही। मतलब कि जैसे ही किसी जगह पर ज्वाला, देखो पहली चीज़ तो ये है कि ज्वालामुखी जब भी फटता है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि रोज़ रोज़ ऐसा होता है, वो कभी कभार होता है ना, और बहुत रेयर केस होते हैं। कई ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो हमेशा जिनमें ब्लास्ट होते रहते हैं, है ना, पर सब जगह ऐसा नहीं है। कुछ वॉल्केनोज होते हैं एक्टिव, बाकी जनरली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना, मतलब कि कभी कभार उनमें विस्फोट होता है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही ज्वालामुखी कोई फटा, अब ज्वालामुखी फटा तो ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी एटमॉस्फेयर में, तो सबसे पहले क्या बदलेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर सबसे पहले बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तो लावा निकल रहा है, और लावा जब निकलेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर से बहने वाली हवा भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और हवा गर्म होगी तो क्या होगा, हवा जैसे ही गर्म हुई वहाँ की तो वो ऊपर उठने लगती है। हमको पता है ना कि गर्म हवा कैसी होती है, ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है ना, लाइटर होती है एयर से, इसीलिए गर्म हवा का बलून ऊपर जाता है हवा में। तो जैसे ही वॉल्केनो की वजह से हवा गर्म हुई तो वो ऊपर उठेगी, और ऊपर अगर वो उठेगी तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे की कहीं और की ठंडी हवा वहाँ पर आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जगह खाली तो रहने वाली नहीं है भाई। एक जगह से अगर हवा मान लो ये यहाँ से एयर जो है गर्म होकर, है ना, हॉट एयर जो है यहाँ से ऊपर उठी, तो दूसरी कहीं दूर से, है ना, जो ठंडी एयर है, ठंडी एयर जो है वो उसकी जगह लेने के लिए क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब इस तरीके से जो है स्ट्रीम का फॉर्मेशन होगा, मतलब हवाओं का बहाव हो जाएगा शुरू, है ना, हवाएं चलने लगेगी। बात समझ में आ रही, जैसे बारिश से भी पहले हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, उसी वजह से यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, तेज हवाएं चलने लगेगी। अब तेज हवाएं जैसे ही चलने लगेंगी तो ये जो तापमान बढ़ रहा है ये फिर से कम होने लगेगा, ठीक। अब दूसरा देखो कि डस्ट जो है उड़ करके सबसे पहले क्या करती है कि सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि जब वॉल्केनो में ब्लास्ट होता है तो ऐसा नहीं, बहुत ऊपर तक डस्ट जाती है, और डस्ट जो है ग्रेविटी का उस पर ज़्यादा इफेक्ट है नहीं, तो इसी वजह से वो बहुत देर तक एटमॉस्फेयर में रहती है ना, बहुत दिनों के बाद वो नीचे आकर के धीरे धीरे सेटल होना शुरू होती है, ठीक। तो जैसे ही ज्वालामुखी फटा, वॉल्केनो में ब्लास्ट हुआ, तो ऊपर जो है डस्ट के जाने की वजह से क्या हो गया, डस्ट के जाने की वजह से जो सन रेज थी, जो सनरेज अर्थ पर, पृथ्वी पर आ रही थी, वो सब क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, ठीक है। ये देखो ये बीच में धूल की परत आ गई, डस्ट की पूरी लेयर आ गई। अब जैसे ही सनरेज ब्लॉक हो गई तो क्या होगी, इस तरफ जो है टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, एयर के प्रेशर में चेंज हो रहा है, फिर यहाँ रहने, और ऐसा कई महीनों तक भी चल सकता है ना, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से लगातार कई दिनों तक या कई महीनों तक भी जो है लावा निकलता रहता है। अब इन्हीं सब वजहों से क्या हो रहा है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि वॉल्केनो की सीरीज होती है, पूरी ज्वालामुखियों की श्रृंखला होती है, बहुत सारे ज्वालामुखी एक साथ होते हैं, तो वो और बड़ी जगह पर प्रभाव डालेंगे, ठीक। तो वॉल्केनोज जो है वो डायरेक्टली भले ही हमारी लाइफ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना डाले, है ना, क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला होता है तो जनरली हमको पता चल जाता है ना, तो लोगों को वहाँ से हटा लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जान माल का बहुत ज़्यादा हानि होती है, पर क्लाइमेट में वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, वहाँ की जो फसलें हैं, जो खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको क्या कर देगा, वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि उन तक सनलाइट पहुँचेगा नहीं, और ज़्यादा समय तक अगर ऐसा रहेगा तो उनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी, गिर जाएंगी, और फसल आपकी खराब हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये दूसरा रीजन हो गया कि ज्वालामुखियों के फटने की वजह से भी क्या हो सकता है, क्लाइमेट में चेंज हो सकता है, ठीक। ये दोनों चीजें समझ में आ गई अच्छे से। टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने की वजह से रीजन देखो। तीसरा जो रीजन है हमारे पास वो है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का झुकाव मतलब कि जो अर्थ हमारे एक्सिस पर टिल्ट है ना, टिल्टनेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का झुकाव। कितनी टिल्ट है अर्थ एक्सिस पर, 23.5।
22.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, मतलब एक्सिस पर टिल्ट है। ये अर्थ है ना, और ये इस तरीके से उसका एक्सिस होता है। तो ये लगभग 22.5 डिग्री का जो एंगल है, हाँ सॉरी, तो ये इस पर जो है झुकी हुई है। बात समझ में आ गई। अब इसकी वजह से क्या होता है, झुकने की वजह से, अच्छा अर्थ झुकी हुई क्यों है, नेचर ने उसको झुका हुआ क्यों बनाया, सीधा क्यों नहीं बना दिया? भाई अर्थ ऐसे भी तो घूम सकती थी ना, सीधी यूँ इस तरीके से ऐसे भी घूम सकती थी अपने एक्सिस पर अर्थ ऐसी झुकी हुई ही क्यों है? इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंज होता है, या इसकी वजह से ऐसे कौन से काम है जो अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो नहीं होते? पृथ्वी के घूमने की वजह से डे नाइट होता है ना, जो आपके सीज़न चेंज होते हैं, है ना, जैसे कि बारिश का सीज़न आता है, या आपका गर्मी का सीज़न आता है, या आपका ठंड का सीज़न आता है। तो ये जो सीज़न चेंज होता है ये किसकी वजह से होता है? ये इसी की वजह से होता है, झुकाव की वजह से। और इसकी वजह से जलवायु का परिवर्तन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो देखो जरा। मान लो ये सूर्य है मेरे पास, ठीक है, ये सन है। अब इस सन की ये अर्थ मेरी झुकी हुई है, मतलब कि ये अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको हम मिटा देते हैं बीच वाली लाइन को, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब सन की जो रेज है वो पहले कहाँ पर पहुंचेंगी? नॉर्थ पर। साउथ के लिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। तो मतलब कहने का कि अक्ष पर झुके होने की वजह से जो सिरा सूरज के सामने होगा उस पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जो पीछे की तरफ मतलब थोड़ा सा इस तरफ होगा उस पर क्या होगा, थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा सनलाइट का, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये जो टिल्टनेस है ना, ये जो झुकाव है, इसी की वजह से जलवायु में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अब जब ये पृथ्वी घूमकर इस तरफ आती है ना, तो इस तरफ आएगी तो क्या होगा, देखो जरा, इस तरफ आएगी सूरज के, अभी भी ये झुकी तो इसी तरीके से है, पर अब साउथ पोल जो है पास में चला गया और नॉर्थ पोल क्या है, दूर चला गया। बात समझ में आई? भाई पृथ्वी का, अर्थ का जो पूरा ऑर्बिट है वो कैसा है, कैसा ऑर्बिट होता है अर्थ का? गोल होता है क्या पूरा? तो कैसा होता है? हाँ, मतलब कि अंडाकार होता है एक तरीके से देखें तो, वो पूरा सर्कल में नहीं होता है ना, इस तरीके से होता है। मान लो ये सन है और ये ऐसे होता है अर्थ का। अब अर्थ जब यहाँ पर आती है तो सबसे ज़्यादा दूर होती है सूरज से, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा दूर होती है ना, इन दो जगहों पर पास होती है, पर पास और दूर होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई जैसे हमको जनरली यही लगता है कि जब अर्थ सूरज के पास जाती होगी तो गर्मी होती होगी, और जब अर्थ सूरज से दूर जाती होगी तो क्या होती होगी, ठंड होती होगी। पर एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो साल में 2 बार ठंड पड़ती, क्योंकि साल में 2 बार अर्थ सूरज के पास आती है, सूरज से दूर जाती है, ठीक, और साल में 2 बार क्या होती, गर्मी होती। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब कि जो सीजन चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, इस झुकाव की वजह से, ठीक। अब जलवायु परिवर्तन पर भी ये प्रभाव डालेगा। अगर झुकाव में चेंज होता है तो जलवायु में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अभी कुछ सालों पहले जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसकी वजह से अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी सी और टिल्ट हो गई है ना, मतलब कि और थोड़ी सी झुक गई है। हालांकि ये परिवर्तन कोई बहुत बड़ा नहीं है, मेजरेबल नहीं है, पर फिर भी उसकी वजह से क्या हो सकता है, जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। मान लो ये 23.5 की जगह 24 हो गई, मतलब सूरज की तरफ और थोड़ा सा झुक गई, तो क्या होगा, टेम्परेचर से लेकर के सारी वेदर की कंडीशन उन सब में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर सब में चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये भी एक रीज़न है। तो ये कुछ नेचुरल रीज़न है जिनकी वजह से क्या हो सकता है, जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब नेचुरल जो चेंज है उसमें क्या खास बात है कि एक तो वो बहुत स्लो होता है। कैसे होता है, स्लो, ठीक है। मैं लिख देता हूं उसके कि ये स्लो होता है, पहली चीज। दूसरा कैसा होता है, ये इसमें जो चेंज होता है वो भी कैसा होता है, बहुत ही माइनर चेंज होता है, माइनर चेंज होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा परिवर्तन होता है, और इसीलिए ये हमारे लिए हार्मफुल है क्या, नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं जो मेन जो हमारा रीज़न है क्लाइमेट चेंज का, वो कौन सा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब कि मनुष्य के क्रियाकलाप। मनुष्य के क्रियाकलाप वातावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं वो देखो जरा आप। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये तो आप बता ही सकते हो, बताओ जरा। सबसे पहला रीज़न तो क्या हो सकता है, पॉल्यूशन, है ना। पहला रीज़न इनने बता दिया पॉल्यूशन, दूसरा इसने बता दिया डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ पौधों की कटाई, है ना। तो देखो मनुष्य ने क्या किया, सबसे पहले आके पॉल्यूशन फैलाना शुरू किया,
फिर दूसरा उसने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन, है ना, डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया, मतलब कि जंगलों को काटना, वनों को काटना शुरू कर दिया। और क्या करता है मनुष्य, बताओ जरा, पॉल्यूशन कर दिया। हाँ वही देखो, पॉल्यूशन में लगभग सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। चलो तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो हमारे उसका हुआ है, उसके प्रभाव की भी साथ में बात कर लेता हूं मैं। तो देखो पहला प्रभाव तो सबसे बड़ा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि पूरी पृथ्वी का जो ताप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पृथ्वी के ताप का बढ़ना, पृथ्वी का ताप क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हाँ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है। ये ग्रीन हाउस क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग हो रही, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारी की सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लगातार चेंज होती जा रही है। अब इधर देखो पॉल्यूशन में क्या क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा काम की चीज़ है वो कौन सा है, एयर पॉल्यूशन, है ना। एयर पॉल्यूशन जो है वो क्या करता है, वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है। अच्छा मान लो कि कोई एक कंट्री बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है और दूसरी कंट्री नहीं फैला रही है, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो तो क्या है, एक ही है सभी का, पृथ्वी पूरी क्या है, एक है। तो हो सकता है कि जो कंट्री, जैसे हमारे यहाँ अगर पॉल्यूशन हम नहीं करते हैं तो हमारा ये जो मौसम वगैरह है वो ठीक ठाक रहे, पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो भले कोई कहीं पर भी पृथ्वी पर पॉल्यूशन करेगा तो इन फ्यूचर, है ना, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या करना चाहिए, सारी कंट्रीज को मिल करके इन चीज़ों से डील करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आने वाले टाइम पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा कि हमारे लिए रहना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पॉल्यूशन में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CFC है, SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। और इसी तरीके की बहुत सारी गैसें हैं जो कि वातावरण में जाने पर वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस करती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट है हमारा वो कौन सा है, CO2, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मोनो मतलब एक, ठीक है, मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन है, डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है वातावरण में जाके, बताओ जरा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी वातावरण में जाके, एटमॉस्फेयर में अगर रिलीज होगी, टेम्परेचर कैसे बढ़ाएगी, टेम्परेचर इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब कर लेगी। और क्या कर सकती है, देखो पहली लाइन तो लिखो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस क्या होता है, देखो इधर जो ठंडी जगहें होती है ना, जहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, वहाँ पर कोई भी चीज़ उगाने के लिए टेम्परेचर बहुत डाउन होता है ना। जैसे मान लो कि बहुत ठंडी जगह है, वहाँ पर अगर हमको कोई सब्जी उगानी है ना, कोई भी चीज़ ग्रो करनी, कोई फसल उगानी है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत कम है तो फसल हो नहीं पाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ग्लास के हाउस बनाते हैं, क्या करते हैं, ग्लास के हाउस, उनके अंदर पेड़ पौधों को उगाते हैं, ठीक है। अब ग्लास क्या करता है कि सन की जो रेज है ना, जो रेडिएशन है उसको अंदर तो आने देगा वो आराम से, पर बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है, बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, फसल जो है वहाँ जो लगी हुई है क्रॉप्स, वो अच्छे से क्या करने लगेगी, ग्रो करने लगेगी, ठीक। इसी वजह से इसको हम कहेंगे कि ये ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस का मतलब कि हाउस तो है ही है, साथ में इसके अंदर क्या है, फसलें लगी हुई हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि हरे होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। कैसे बनाती है बताओ जरा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे बनाएगी, भाई जो अर्थ है हमारी वो पूरा हमारा हाउस है, घर है, कि ये मान लो हमारी अर्थ है और इसका ये एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अगर बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर भी वैसा ही होता है जैसे ग्लास का नेचर होता है।
कि वो रेडिएशन को अंदर तो आने देती है पर अंदर से बाहर जाने नहीं देती है। इसी वजह से कि जैसे ही सूरज दिन में तपता है ना, और सारी जो किरणें हैं उसका रेडिएशन अंदर आता है, और चूंकि जब जैसे ही अर्थ जो है सन के पीछे की तरफ जाएगी, मतलब जब रात होगी तो धीरे धीरे वो रेडिएशन बाहर जाने लगता है, पर चूंकि वहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस वजह से उस रेडिएशन को वो बाहर जाने नहीं देती है, और पृथ्वी का तापमान रात में भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। भाई दिन के समय ये सूरज है, इस सूरज से रोशनी आई है ना, ये वातावरण से होती हुई पृथ्वी पर आई। अब पृथ्वी पर आने के बाद क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको बाहर जाने नहीं देगी। बाहर का मतलब वापस स्पेस में। स्पेस में ये रेडिएशन इमिट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जैसे ही ये बढ़ने लगेगा तो सारी चीज़ें जो है एटमॉस्फेयर की, या हम कहें कि क्लाइमेट की, वो क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। और ये तो एक साथ पूरी पृथ्वी को जो है प्रभावित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 साल में अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री, मतलब 1.5 डिग्री जो है वो बढ़ चुका है। क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक, अब सुनने में लगेगा कि बस 1.5 डिग्री बढ़ा है, इससे क्या होने वाला है, ठीक है, बस 1 या 1.5 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इससे क्या होने वाला है। पर क्लाइमेट के अगर रिस्पेक्ट में बोलें तो ये होता है ना। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। कितना होता है, 37। अगर 37 से 1 डिग्री भी ऊपर नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। अगर 1 डिग्री ज़्यादा हो गया तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा, मतलब बुखार आ जाएगा आपको। और अगर कम हो गया तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। तो जब हमारी बॉडी 1 डिग्री टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है तो क्लाइमेट भी उसको एब्जॉर्ब करेगा क्या, नहीं करेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो फिनोमिना है 1 डिग्री का, है ना, ये 1000 साल में होना था नेचुरली, ठीक है, पर ये कितने साल में हो गया, 100 साल में हो गया, मतलब 10 गुना तेजी से हो गया, जिसकी वजह से पृथ्वी उसको और उस पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स है, लाइफ है, ऑर्गेनिज्म है, वो उसको एडॉप्ट नहीं कर पाए। भाई धीरे धीरे कोई चीज़ होगी तो हम एडॉप्ट आसानी से कर लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ही दिन में आपको जो है 10 घंटे पढ़ाई करना है, और अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आप कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस बनानी पड़ती किसी भी चीज़ की, चाहे वो फिजिकल वर्क हो चाहे वो मेंटल वर्क हो, है ना। वैसे ही क्लाइमेट में भी क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा तो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर चेंज एकदम हो गया, सडनली हो गया, तो क्या हो जाएगा, उससे दिक्कत होने लगेगी। ठीक, तो बात समझ में आई कि CO2 क्या है भाई, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ये तापमान को, सूर्य के प्रकाश को वापस बाहर जाने नहीं देती है, और इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, हाँ, जो ग्लेशियर है वो क्या हो सकता है, पिघल सकता है। देखो इवापोरेशन वाला जो आपका फिनोमिना है ना, वो तो एक सर्कल है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बारिश भी ज़्यादा ही होगी, है ना, तो वो बैलेंस कर लेगी। पर यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर बर्फ़ का पहाड़ है, ग्लेशियर जिसको हम कहते हैं, है ना। अब वो ग्लेशियर धीरे धीरे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलने लगेगा, और पिघलेगा तो उसकी बर्फ़ कहाँ जाएगी, समुंदर में जाएगी, क्योंकि और समुंदर में जैसे ही जाएगी तो उसके वाटर लेवल को क्या करेगी, बढ़ाएगी। और अगर वो सी का वाटर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी है भाई, देखो समुद्र में मान लो 10 लीटर पानी है, अब उसमें से 5 लीटर इवापोरेट हो गया और वापस बारिश बन के गिर गया, तो वो तो हमारा चल रहा है ना, कई सालों से पूरा चक्र चल रहा है, सर्कल चल रहा है। पर अगर उसमें ग्लेशियर की, है ना, ग्लेशियर में मान लो 5 लीटर जो बर्फ़ है उसके पिघलने से 5 लीटर पानी बनेगा, अब वो एक्स्ट्रा पानी आकर के ऐड हो गया। बात समझ में आई। तो ये जो बारिश और इवापोरेशन और कंडेंसेशन का काम था वो तो चल ही रहा था, साथ में ऊपर से एक्स्ट्रा पानी आ गया। अब एक्स्ट्रा पानी आने से क्या हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा पानी आने से सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। 2 चीज़ें वहाँ पर विशेष ध्यान रखो। पहला तो जो सी वाटर है उसमें सॉल्ट होता है, क्या होता है, सॉल्ट, नमक होता है। अगर मान लो मेरे समुद्र में 10 लीटर पानी है और उसमें मान लो 100 ग्राम नमक घुला हुआ है, क्या घुला हुआ है, नमक, ठीक है। 10 लीटर पानी में कितना नमक है, 100 ग्राम। पर ग्लेशियर से पानी आ गया एक्स्ट्रा, मान लो ये 10 से कितना हो गया, 12, 10 से कितना हो गया, 12, पर नमक तो अभी भी उतना ही है, नमक तो 100 ही ग्राम है, नमक एक्स्ट्रा आया क्या, नहीं आया। सॉल्ट का एक्स्ट्रा कोई अमाउंट वहाँ पर ऐड हुआ क्या, नहीं हुआ। अब इस वजह से क्या हो गया, पूरा जो सी है वो एक तरीके से उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, सॉल्ट का कम हो गया,
ठीक है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो गया, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर कम हो गया तो वहां पर जो है एक्वेटिक लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी, है ना भाई। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो खारे पानी में ही रहते हैं, कुछ होते हैं जो मीठे पानी में रहते हैं, तो उन सबका जो है पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर के वो उसके अडॉप्ट है। पर अब चीज़ें चेंज हो गई तो क्या होगा, उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर उससे क्या होता है, देखो जरा कि जैसे ही कंसंट्रेशन कम होता है ना, क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगा तो जो ये जो फिनोमिना होता है ये कैसा होता है, मैंने बताया था एक बार पहले भी आपको कि देखो जैसे मान लो गर्मी के दिनों में इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन से भी पानी ऊपर उड़ता है और उसकी वजह से भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि समुद्र में 10 लीटर पानी था, 100 ग्राम नमक था, 5 लीटर पानी उड़ गया हवा भाप बन के, तो पानी तो 5 लीटर ही बचा और अभी भी नमक कितना पड़ा हुआ है, 100 ग्राम। ठीक है, मतलब कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। मतलब कि वो एक तरीके से एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन समझते हो सब, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, नाम सुना है कभी? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब समुद्र का पानी अब क्या करेगा, वातावरण से ऊर्जा को ग्रहण करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब कि पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और एकदम से अगर कोई चीज कम होगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का पानी का स्तर बढ़ जाएगा, लेवल, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ही वाटर लेवल बढ़ा तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, और अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो क्या होगा कि टेम्परेचर में फिर से चेंज होगा। और अगर टेम्परेचर फिर से चेंज होगा, देखो वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से होती है तो अभी तो बहुत गर्म है पृथ्वी, पर जैसे ही बर्फ का पानी पिघलकर समुद्र में मिलेगा तो एकदम से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होने वाला है, बहुत डाउन होने वाला है ना। और डाउन होगा, इतना डाउन होगा कि हो सकता है कि हम आइस एज में चले जाएं, ऐसे भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ना। हिमयुग समझते हो ना, जहाँ पहले बर्फ ही बर्फ थी, तो ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि इतना ज़्यादा ठंडा पानी, क्योंकि बर्फ तो ठंडी है ना, आप सीधा सा इतना सारा रिएक्शन मत समझो, आप तो ये समझ लो कि बर्फ पिघल के पानी ठंडा होके ठंडा पानी आएगा तो वातावरण कैसा होगा, ठंडा होगा, है ना। अब जैसे ये ठंडा होगा तो हो सकता है कि हम किस में चले जाएं, आइस एज में, मतलब कि हिम युग में चले जाएं, बहुत ज़्यादा पृथ्वी ठंडी हो जाए, जिसको वापस रिकवर होने में बहुत साल लग सकते हैं। मतलब अभी तो हमें टेम्परेचर बढ़ने की समस्या सता रही है, इसके बाद क्या हो सकता है, टेम्परेचर कम होने वाली समस्या जनरेट हो जाए। मतलब कि हमारे लिए जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल तभी होगा ना जब उसमें हम रह सकें, कम होगा तो भी दिक्कत होगी, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत होगी। मतलब कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर बढ़ा रही है, पर अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा और बर्फ़ पिघल गई तो क्या हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक थ्योरी है इसके ऊपर हॉलीवुड की एक मूवी भी बनी हुई है, डे आफ्टर टुमारो, अगर आप देखना उसमें तो डे आफ्टर टुमारो में भी यही कॉन्सेप्ट बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर पहले बढ़ा और पानी पिघल के समुद्र में आया और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी कि लोग सारे जम गए, है ना, ऐसा उस मूवी में दिखाया है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, है ना। चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई भाई। तो ह्यूमन एक्टिविटी में सबसे पहले मैंने लिखा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में मेजर जो है वो कौन सा है, एयर पॉल्यूशन, है ना। वाटर पॉल्यूशन से तो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जरूर, है ना, पर सबसे ज़्यादा फर्क कौन डालेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। दूसरा मैंने क्या लिखा था यहाँ पर पॉल्यूशन के बाद, डिफॉरेस्टेशन, वनों का, जंगलों का कटना। अगर जंगल कटेंगे तो क्या होगा, ये सब हमने पढ़ाई है छोटी छोटी क्लासेस में। बारिश कम होगी, है ना, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। भाई अगर पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को कैसा रखते हैं, मैनेज रखते हैं। हमने ये सुना है कि रेगिस्तान में दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो भी डेजर्ट एरिया होता है वहाँ प्लांट्स, पेड़ पौधे वगैरह, फॉरेस्ट कुछ नहीं होता है ना, पूरे दूर दूर तक रेत के मैदान है। अब वहाँ पर क्या होगा, दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि आप रह ही नहीं पाओगे, 50 डिग्री तक पहुँच जाएगा टेम्परेचर, और रात में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी कि आप तब भी नहीं रह पाओगे, आपको आग जला के हाथ सेकना पड़ेगा। मतलब कि दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है ना। तो वेरिएशन आने की वजह क्या है कि वहाँ पर कोई भी प्लांट्स वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण के ताप को नियंत्रित रखते हैं।
है ना, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को और दूसरी भी कई सारी कंडीशंस है जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह है, उसको भी क्या करते हैं, नियंत्रण में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। और अगर हमने पेड़ ही काट दिए तो फिर से वही सारी चीज़ हो जाएगी कि दिन में तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी सहना पड़ेगी और रात में हमें बहुत ज़्यादा ठंड सहना पड़ेगी, जिसकी वजह से भी लाइफ जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ गई? तो ह्यूमन एक्टिविटी ने ही पूरा जो है काम बिगाड़ रखा है पूरी पृथ्वी का, है ना। तो जलवायु क्या है भाई, एक बार फिर से, अच्छा इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, फटाफट लिख लो जल्दी से। इफेक्ट क्या क्या होंगे? एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। फिर वेदर की कंडीशंस चेंज होंगी, असमय वर्षा होना, असमय गर्मी पड़ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। उसके बाद में जो है साथ साथ में पॉल्यूशन तो चल ही रहा है, तो खाने पीने से लेकर के पीने के पानी तक की दिक्कत होने वाली है अगर जलवायु में परिवर्तन होता है। तीसरी चीज़ कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें, एकदम से अगर तापमान में परिवर्तन होगा, एकदम से अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा भाई, होता है ना कि अभी तो हमसे जलवायु परिवर्तन जो छोड़ दो, अगर मौसम ही बदल जाता है, जैसे अभी कल बहुत गर्मी पड़ी आज बारिश हो गई, उसी में कुछ लोग बीमार पड़ जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? मौसम चेंज होने की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। तो जब मौसम चेंज होने की वजह से तबीयत खराब हो सकती है तो जलवायु परिवर्तन की वजह से फिर क्या क्या होगा आप सोच लो, है ना। तो इसी वजह से जो बैड इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा है और हेल्थ से लेकर के इकोनॉमी तक वो क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, ठीक। तो देखो क्लाइमेट चेंज क्या हुआ कि किसी बड़े एरिया में एटमॉस्फेरिक कंडीशन का किसी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में चेंज होना क्या कहलाएगा, क्लाइमेट चेंज कहलाएगा, ठीक, पहली चीज़। फिर क्लाइमेट चेंज के हमने रीज़न पढ़े, क्लाइमेट चेंज किन किन वजह से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, है ना। नेचुरल कौन कौन से हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट होना, ज्वालामुखी जो वॉल्केनोज है उनमें इरप्शन होना, ठीक है, या अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, ठीक। इस तरीके से कुछ नेचुरल चीज़ें हो सकती है। फिर आर्टिफिशियल में क्या हो गया सबसे ज़्यादा, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में भी सबसे ज़्यादा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। हर साल जो है लगभग 3000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, किसके थ्रू, हम लोगों के द्वारा। कितने टन, लगभग 3000 टन, ये पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मात्रा में जाने की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है, ठीक, और बैड इफेक्ट उसमें ज़्यादा है, क्लियर। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखो इसमें ऐसा कोई डाटा नहीं है ना, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो मेंस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कहानी लिखना पड़ेगी तुमको, है ना। शॉर्ट नोट्स तो खैर मैं आपको दूंगा ही, उसमें आपको कम से कम शब्दों में, अच्छे से अच्छे शब्दों में, और जो है इसको आपको समझाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो उन्होंने पूछा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, समझाइए, है ना, या उन्होंने पूछ लिया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसको समझाइए। तो ये जो कहानी मैंने बताई है ये आपको लिखना पड़ेगी, है ना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा नहीं बनेंगे, एक आधी क्वेश्चन बन सकता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, या कुछ डाटा पूछा जा सकता है। ये मेन टॉपिक कहाँ का जाएगा हमारा, मेंस के लिए, क्लियर इतनी बात। तो उसको हमको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है, क्लियर। चलो ओके भाई।